गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। और जैसा कि आप लोगों को अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम लोग अपने इस वीडियो में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन और स्टेट के बीच में क्या-क्या रिलेशनशिप, किस-किस तरह का रिलेशनशिप होता है, किन-किन मुद्दों पे रिलेशनशिप होता है, उसके रिगार्डिंग पे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहते हैं, वो हम लोग जानेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे उनको याद कर लेने का, जो कि मेनली पार्ट 11 और 12 का एक हिस्सा होता है। पार्ट 12 में आपको फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स ये भी देखने को मिलता है। तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं रहते हैं, लेकिन उसमें जो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 300 ए, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे और कोशिश ये भी करेंगे साथ ही साथ कि जो इनोवेटिव ट्रिक के द्वारा हम लोग आर्टिकल्स को कैसे याद रख सकते हैं। याद करना और याद रखना में बहुत डिफरेंस होता है। याद करना मतलब आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, एक बार आप उसको देखें तो ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए वो हमारे दिमाग में याद हो जाता है, लेकिन आपको इसको याद रखना पड़ेगा ताकि एग्जाम हॉल में जब कभी आप बैठ रहे हैं तो आप सभी सभी के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, स्टडी विद राहुल मुंशी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर किया कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला आर्टिकल कौन सा है। देखिए, आज का हमारा पहला आर्टिकल है आर्टिकल 249, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आर्टिकल 249 का ये मेनली आर्टिकल किस चीज में डील करता है, पहले वो समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 249, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। मतलब नेशनल इंटरेस्ट में अगर हो तो जो हमारा यूनियन है, जो हमारा पार्लियामेंट है, वो स्टेट लिस्ट में भी हस्तक्षेप कर सकता है, वहां पर भी जाकर के कुछ लॉज, कुछ रूल्स बना सकता है अगर वो नेशनल इंटरेस्ट में है। तो देखिए, पहले ये समझते हैं कि ये स्टेट लिस्ट क्या होता है। मेनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 3 तरह का लिस्ट देखने को मिलेगा, जो कि शेड्यूल 7 का एक हिस्सा होता है। 7वां जो शेड्यूल है उसी का हिस्सा होता है। 3 तरह के लिस्ट होते हैं, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट मेनली स्टेट्स के लिए होते हैं, यूनियन लिस्ट मेनली यूनियन के लिए होते हैं, और जो कॉन्करेंट लिस्ट होता है वो मिली-जुली होती है। उसमें स्टेट का भी कुछ हिस्सा रहता है, कुछ यूनियन का भी हिस्सा रहता है। तो ये आर्टिकल ये बताता है कि अगर नेशनल इंटरेस्ट में के लिए है तो जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट में भी जाके कुछ बदलाव कर सकते हैं, कुछ जाकर के वहां पर लॉज बना सकते हैं। ये आर्टिकल बताता है 249। अब आर्टिकल 249 को हम लोग याद कैसे रख सकते हैं, पहले ये समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 249 जैसा कि आपको रेड कलर में दिख रहा होगा, 2 से हम लोगों ने देखा है कि वो रिजेंबल करता है, कुछ कुछ हद तक देखने को एन की तरह वो देखने को लगता है। एन में भी आपको 2 डंडी देखने को मिल रहा है, 2 का मतलब 2 हो गया। तो ये हो गया 2 इक्वल्स टू एन। 4, जो 4 को जब हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो वो छोटा वाला आर की तरह देखने को लगता है, तो 4 इज इक्वल्स टू आर। 9 को अगर हम लोग थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं तो वो कैपिटल पी की तरह देखने को लगता है। तो 249 का हमारा यहां मतलब हो गया एनआरपी। अभी एनआरपी से अपने को एक वर्ड बनाना है, जो बहुत ही तुरंत में आपके दिमाग में जो वर्ड जाता है उसी वर्ड को लिया कीजिए। ऐसा नहीं कि आधे घंटे से हम लोग वर्ड को ही खोज रहे हैं कि भाई कौन सा वर्ड हम लोग इसके ले लें, नहीं। जैसे ही आपके दिमाग ये वर्ड सुनता है, ये अल्फाबेट सुनता है, तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में कुछ आता होगा, फिर आपको उसको विजुअलाइज करना है। तो जैसे ये अल्फाबेट्स मैं अपने दिमाग में सुनता हूं ना, एनआरपी, मेरे दिमाग में जाता है एनआरपी मतलब एनआरआई। एनआरआई आप लोग सभी कोई जानते होंगे, एनआरआई होता है नॉन रेसिडेंट इंडियंस, अनिवासी भारतीय जिसको बोलते हैं, या फिर विदेश वाले प्रवासी भारतीय जिसको बोलते हैं। तो ये जो एनआरआई होता है उसी तरह से एनआरपी है, नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी। तो देखिए, एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब ये सभी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप इन सभी चीजों को अपने दिमाग में एक बार विजुअलाइज कीजिए। एक बार अगर आप इसको विजुअलाइज करते हैं तो ये चीजें आपके दिमाग में जाकर के फिट हो जाएंगे, और एग्जाम से पहले तो कभी आप इसको नहीं भूल सकते हो। तो एनआरपी का मतलब यहां अपने को समझ में आ रहा है नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी। अभी देखिए, अभी आपको जस्ट ये विजुअलाइज करना है कि एक स्टेट ऐसा है हमारा इंडिया का जो कि पाकिस्तानी हो या एनआरपीज हो, नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानीज हो, वो हमारे देश का वो हिस्सा जो है, वो राज्य जो है, वहां पर इजिली उनको आने जाने का अनुमति दे दिया है। कोई एक स्टेट है, आप यहां पर देख सकते हो कि एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है,
लेकिन ये जस्ट मैं आपको विजुअलाइज कराना चाह रहा हूँ कि एक स्टेट है, सपोज कीजिए वेस्ट बंगाल है, वो अनुमति दे दी है कि भाई वो आप लोग अगर पाकिस्तानी है या आप लोग नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी है, आप लोग इजिली आकर के हमारे देश में, हमारे स्टेट में घूम फिर सकते हैं। क्योंकि ये जो विदेश से जो लोग आते हैं वो किसी राज्य में जब घूमते हैं तो वो उसका देख रेख करना राज्य की बात होती है। तो सेंटर इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, आप लोग आइए फ्रीली होकर के यहाँ पे घूमिए। लेकिन ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं जची कि भाई आप ऐसे कैसे किसी को अलाउ कर सकते हो कि आप कोई भी बाहर से कोई भी पाकिस्तानी आएगा आप उसको अपने राज्य में अलाउ कर दोगे। तो इसी के लिए केंद्र सरकार ने फिर ये निश्चय किया कि ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो रूल्स है इस रूल में बदलाव करेंगे ताकि स्टेट के पास में ये पावर नहीं रहे। एक्चुअली मैं फिर आपके साथ में रिपीट कर रहा हूं कि ये कुछ भी नहीं है ऐसा जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन प्लीज इसको विजुअलाइज कीजिए कि एक तरफ से मोदी जी बता रहे हैं कि नहीं, हम लोग इस रूल को लेकर के हम लोग इसको अमेंड करेंगे ताकि ये जो पावर है ये स्टेट का हाथ से ले लिया जाए। और इसको लेकर के स्टेट और सेंटर में काफी तानातनी हो चुकी है। और क्योंकि ये स्टेट जो है वो एनआरपी जो नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी है उसको अलाउ कर रहे हैं, अपने स्टेट में आइए और हमारे स्टेट में आकर के आप घूम फिर सकते हैं इजिली। तो इस तरह से आप जब इसको विजुअलाइज कर रहे हो तो ये आर्टिकल आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। ये हमारा पहला आर्टिकल था, आर्टिकल 249। अभी देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल हमारा कौन सा है। तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 262। अभी पहले ये समझते हैं कि आर्टिकल 262 एक्चुअली क्या बताता है। आर्टिकल 262, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज। जब कभी भी रिवर और रिवर वैलीज को लेकर के किसी दो स्टेट में कुछ कोल्ड वॉर का सिचुएशन हो जाता है, कुछ तनातनी का सिचुएशन हो जाता है। पास्ट में भी हमने कई एक ऐसा केसेस को देखा है, अभी तक वो सब केसेस चल रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे कावेरी वाटर का इश्यू आता रहता है, गोदावरी वाटर का इश्यू आता रहता है। जो नदी का जो बहाव रहता है वो कई एक स्टेट से होकर क्रॉस करती है, तो कभी तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में उसका आपको टेंशन देखने को मिलता है। कभी कभी वो आगे बढ़ जाता है और आपको केरला तक भी, कभी कभी ओडिशा में भी किसी महानदी को, या इस तरह के बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हमने इंडिया में पास में भी देखे हैं जहां पर दो स्टेट के बीच में तनातनी हो जाती है पानी को लेकर के, रिवर वाटर को लेकर के या रिवर वैली को लेकर के। तो इन सभी चीजों का निपटारा करने के लिए, उन सभी डिस्प्यूट्स को कैसे सुलझाया जा सके, उसके बारे में ये आर्टिकल 262 हमें बताता है कि किन किन कंडीशंस में हमें कैसे कैसे क्या करना चाहिए। तो अभी अपने इसको याद कैसे कर सकते हैं कि जो पानी जो होता है, जो रिवर, जो नदियां होती हैं, नदियां का जो पानी होते हैं, मेनली उसी के लिए ये लड़ाई होती है स्टेट्स के बीच में। लड़ाई इन द सेंस कि भाई एक कोल्ड वॉर का सिचुएशन आ जाता है। तो आइए अभी हम लोग कोशिश करते हैं इस आर्टिकल 262 को याद करने का। अभी आर्टिकल 262 पहले तो रेड कलर में जैसे आपको दिख रहा होगा, 2 जैसे कुछ कुछ देखने को एन की तरह है, 6 को अगर हम लोग कुछ कुछ देखने में स्मॉल बी की तरह वो 6 लगता है, फिर एक 2 है जो एन की तरह है, तो एन बी एन। अभी अपने को एक वर्ड बनाना है जो कि एन बी एन से मिलता जुलता है। तो मेरे दिमाग में जो वर्ड आता है वो होता है नो बैन। अगर एक पहला एन के आगे एक मैं ओ बैठा देता हूं और दूसरा बी के आगे एक ए बैठा देता हूं, तो ये बन जाता है नो बैन। मतलब कि इसको नहीं रोको, प्लीज इस पे बैन मत लगाओ। जैसे होता है ना कि बहुत सारी चीजों में बैन लगा दिया जाता है कि भाई आप उस जगह नहीं जा सकते, वहां बैन लगा हुआ है, या फिर आप ये मूवी नहीं देख सकते हो, इस पे बैन लगा हुआ है। तो इस तरह से नो बैन, इसका मतलब कि नदियों को भी, नदियों के जो पानी है, पानी को रोका जा रहा है। अभी देखिए जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा कि एक एक नदी है जो जिसका बहाव या तो आप मान के चलो कि ताजमहल से होकर के इंडिया गेट तक जा रहा है। ताजमहल से होकर इंडिया गेट तक जा रहा है, इसका मतलब यूपी से चल करके वो दिल्ली तक जा रहा है, या फिर वो इंडिया गेट से चल करके वो ताजमहल तक आ रहा है, मतलब न्यू दिल्ली से चल के वो यूपी तक आ रहा है। तो ये पानी का बहाव किधर पर भी है, लेकिन उन दोनों के बीच में आज जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि एक बैरिकेड लगाया गया है, एक पोस्ट लगाया गया है। जैसे हम लोग देखते हैं ना नाका उका पर एक गेट लगाया जाता है ताकि गाड़ियां इधर से उधर ना जा पाए। तो इसी तरह से पानी इधर से उधर ना जा पाए, इसी के लिए एक यहाँ पर रोक लगाया गया है। एक्चुअली पानी को किसी भी तरह से यहाँ पर नहीं रोका जा सकता है। ये जस्ट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि ये चीजें आपको लंबे समय तक याद रहे। प्लीज इसको विजुअलाइज जरूर कीजिए अपने दिमाग में।
कि पानी का बहाव है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ जा रहा है, लेकिन बीच में उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो इसी के लिए लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज इसको बैन मत कीजिए, नो बैन, मतलब पानी को नहीं रोकिए। अगर आप पानी को रोक दे रहे हो तो एक स्टेट का तो इसको फायदा हो रहा है, लेकिन दूसरे स्टेट जहां पर ये पानी जा रहा है वहां के लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। तो लोग इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं नो बैन, प्लीज इस पे बैन नहीं लगाइए, पानी को फ्लो को नहीं रोकिए, जहां जा रही है उनको जाने दीजिए, आप उसी में आकर के अपना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को बनाइए। तो इस तरह से अपने इसको रिलेट कर सकते हैं आर्टिकल 262 नो बैन। नो बैन का मतलब हम लोग यहां देखे थे कि पानी को रोकने की कोशिश की जा रही थी, जो दिल्ली से यूपी की तरफ जो पानी आ रहा था, जो नदियां आ रही थी दिल्ली से यूपी की तरफ। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को रिलेट करके विजुअलाइज करके याद कर सकते हैं कि आर्टिकल 262 कुछ पानी, नदियां, रिवर से रिलेटेड था। तो ये यही होता है कि एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज। ये हमारा दूसरा आर्टिकल था, आर्टिकल 262। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 266 1 एंड 2। अभी आर्टिकल 266 क्या कहता है पहले ये समझते हैं। देखिए आर्टिकल 266 1 का जो पार्ट है वो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और जो आर्टिकल 266 का सेकंड पार्ट जो है 2 नंबर जो है वो होता है पब्लिक अकाउंट्स फंड। अभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, देखिए जो हमारी भारत सरकार होती है उनके पास में जितने भी रेवेन्यूज कलेक्ट किए जाते हैं, जितने भी सोर्स हैं, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो बोरोइंग्स हो, चाहे वो टैक्सेस हो, किसी भी तरह का जो रेवेन्यू उनको मिल रहा है वो सभी इस फंड में आके कलेक्ट होते हैं, जिनको बोला जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और फिर इसी फंड से किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर होता है, वो एक्सपेंडिचर फिर इस तरह से निकल, देखिए मैक्सिमम फंड कुछ एक फंड को छोड़ करके मैक्सिमम फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का ही पार्ट होता है, लेकिन इसके अलावा कंटिजेंसी फंड होता है और पब्लिक अकाउंट्स फंड होता है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में मैक्सिमम फंड आते हैं। अभी क्या है कि देखिए अभी अपने को क्या यहाँ पर ये देखना और समझना है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में किसी भी तरह का जो भारत सरकार को पैसा जो मिल रहा है वो आ रहा है, फिर वहां से एक्सपेंडिचर होता है, जो कि हम लोग बजट देखते हैं, बजट में जो भी बजट में पास किया जाता है उसके आधार पर फिर इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को यूज करके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को और रेस्पेक्टिव जगहों को वो फंड एलोकेट कर दिया जाता है। और पब्लिक अकाउंट्स फंड क्या होता है, देखिए पब्लिक अकाउंट फंड्स एक्चुअली क्या होता है कि वो गवर्नमेंट जो भारत सरकार होती है वो इन फंड के लिए एज अ बैंकर का काम करती है। देखिए बैंकर क्या होता है कि बैंक के पास में बहुत पैसा होता है, लेकिन वो पैसा एक्चुअली बैंक का नहीं होता, वो पैसा तो उनका होता है जो बैंक में उस पैसे को रख रहे हैं। तो इसी तरह से ये जो होता है पब्लिक अकाउंट्स फंड, ये पब्लिक अकाउंट्स फंड में जो भी फंड है वो भारत सरकार एज अ बैंकर है, केवल वो उनका हिस्सा नहीं है, वो एज अ बैंकर वो अपने पास रख रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये दो जो फंड होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट्स फंड, ये होता है मेनली हमारा आर्टिकल 266 फर्स्ट एंड सेकंड में। अभी अपने इसको याद कैसे कर सकते हैं आर्टिकल 266, जैसे कि आपको रेड कलर में दिख रहा होगा, 2 इज इक्वल्स टू n, 6 को अगर हम लोग अल्फाबेट वाइज में लिखते हैं तो छोटा b हमें कुछ 6 की तरह देखने को लगता है, दूसरा वाला 6 भी, फिर छोटा b, मतलब एक अल्फाबेट, 3 अल्फाबेट अपने को मिल रहा है NBB। अभी NBB से अपने को एक वर्ड बनाना है, तो जो वर्ड आपके दिमाग में सबसे पहला बनता है, मेरे दिमाग में जो वर्ड बनता है वो बनता है n नंबर ऑफ BB। n नंबर ऑफ BB का मतलब n नंबर ऑफ वाइव्स, पत्नियां जो होती हैं, n नंबर ऑफ वाइफ्स। अभी आपको ये विजुअलाइज जस्ट करना है कि भारत सरकार ने एक ऐसा स्कीम निकाला है कि जिनके पास में जितनी ज्यादा पत्नियां होंगी उनको उतना ज्यादा इस फंड से पैसा दिया जाएगा। एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इस चीज को प्लीज विजुअलाइज कीजिए कि n नंबर ऑफ बीबीज जिनके पास में है, n नंबर ऑफ वाइफ्स, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा कि उस बंदे के पास में बहुत सारी पत्नियां हैं, तो उनके ऊपर में पैसों की बारिश हो रही है। तो n नंबर ऑफ बीबीज मतलब n नंबर ऑफ वाइफ्स, जो जिनके पास में जितनी ज्यादा पत्नियां हैं उतने ज्यादा उनको पैसा दिया जाएगा, और वो पैसा कहाँ, मतलब फंड दिया जा रहा है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का वो एक पार्ट हो जा रहा है। तो इस तरह से जस्ट आपको विजुअलाइज करना है कि कोई इंसान है, उसका बहुत सारी पत्नियां हैं और उनके ऊपर फिर भारत सरकार पैसे की बारिश करनी शुरू कर दी है। एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन प्लीज इन सभी चीजों को एक बार विजुअलाइज कीजिए, एक बार विजुअलाइज कीजिएगा, ये पॉइंट आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक रह जाएगा। तो ये था आर्टिकल 266 का फर्स्ट एंड सेकंड। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 267। अभी देखिए आर्टिकल 267 क्या होता है, आर्टिकल 267 होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जैसे कि हमने हमारे पहले के आर्टिकल में देखा, मैंने आपको बताया कि एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया,
एक होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और एक हमने जो उसके पहले वाला पार्ट में देखा ये पब्लिक अकाउंट्स फंड, ठीक है। तो अभी ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्चुअली में क्या होता है, देखिए ये भी एक फंड होता है, लेकिन इस फंड को रखा जाता है कि किसी भी तरह का अगर कोई आपदा आ गया, कोई कोई सर्टेन कुछ रिक्वायरमेंट आ गया जिसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं किया गया था हमारे बजट में, तो उस टाइम पर इस फंड को यूज किया जाता है। अभी जैसे आप देख रहे हो कि कोरोना के कारण देश को पैसों की बहुत जरूरत हो रही है, क्योंकि बिजनेस सारे बंद हो चुके हैं, भारत सरकार को पैसा चाहिए ताकि ट्रीटमेंट में भी उस पैसों को लगाया जा सके, देश को भी चलाया जा सके। तो इसी तरह से हमने देखा था कि सुनामी आया था। सुनामी जो था वो मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे कंट्री को बहुत हद तक बर्बाद कर दिया था, जिसका इफेक्ट आपको पूरे वर्ल्ड पे देखने को मिला था। इंडोनेशिया जैसी कंट्री का तो मतलब धज्जियां ही उड़ा के रख दिया था ये सुनामी। तो ये सुनामी का एक जस्ट यहाँ पर आपको फोटोज दिख रहा होगा, अभी अपने को इससे रिलेट करना है, मतलब कि कोई आपदा जब आता है तो उस टाइम पर इस फंड को यूज किया जाता है। ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, ये हमें बताता है आर्टिकल 267। अभी आर्टिकल 267 को हम लोग रिलेट कैसे कर सकते हैं, देखिए आर्टिकल 267, टू का मतलब हम लोग समझ सकते हैं और देख सकते हैं, जैसे आपको रेड कलर में दिख रहा होगा कि एन मतलब 2N। 6 जो है अगर हम लोग उसको इंग्लिश अल्फाबेट में लिखते हैं तो स्मॉल बी 6 की तरह है। 7 को अगर हम लोग घुमा देते हैं तो वो एफ की तरह देखने को लगता है, कैपिटल एफ। तो एक अपने को वर्ड मिल रहा है जिसमें 3 अल्फाबेट है, NBF। अभी NBF से आपको एक वर्ड बनाना है, तो जैसे मैं ये अल्फाबेट सुनता हूँ ना NBF, तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक एक और अल्फाबेट ऐड हो जाता है, वो होता है C। NBFC। एनबीएफसी क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, अभी देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग एनबीएफसी का क्या ले सकते हैं जो हमें इजीली याद रह सके। आप लोग सभी ने एलआईसी का नाम सुना होगा, LICI, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो LICI एक एनबीएफसी ही है। तो अभी अपने को जस्ट ये रिलेट करना है कि जो एलआईसी, देखिए सुनामी आया हुआ है, पूरा का पूरा दुनिया में इसका इफेक्ट दिख रहा है, बहुत सारे कंट्री एकदम बर्बाद हो चुके हैं। और ये एलआईसी पर भी देखिए वो पानी का जब कहर आ रहा है तो ये एलआईसी पर भी आ रहा है, लेकिन एलआईसी टस से मस नहीं हो रहा है। मतलब वो इतना स्ट्रांगली खड़ा है, वो इतना स्ट्रांगली उसने अपने आप को बनाया है कि उसको सुनामी का कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। किसको नहीं देखने को मिल रहा है, एलआईसी को। एलआईसी यहाँ पे क्या है, वो एनबीएफसी है। तो इस तरह से अपने याद कर सकते हैं कि जो एलआईसी था वो सुनामी के टाइम में भी बिल्कुल एकदम दृढ़ होकर खड़ा था, जिसको हम लोग बोलते हैं एकदम संकल्प लेकर के, भाई अपने को तो हिलना ही नहीं है यहाँ से। तो वही चीज जैसे आपको विजुअलाइज करना है कि सुनामी आया हुआ है, पूरा अगल बगल का जितना एरिया सब बर्बाद हो चुका है, लेकिन सुनामी ये एलआईसी का एक बहुत ही बड़ा सा बिल्डिंग है जिसको कुछ भी नहीं हुआ है। तो एनबीएफसी जो कि एलआईसी हो, एक एलआईसी एक एनबीएफसी होता है। तो इसको कुछ भी नहीं हुआ है, कब कुछ नहीं हुआ है, कि जब कोई आपदा आया हुआ है, जो सुनामी आया हुआ है। तो ये आपदा का आप इसको रिलेट कर सकते हो कंटिजेंसी से। तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आपको यही बताता है 267। इस चीज को विजुलाइज जरूर कीजिए, केवल सुनना से विजुलाइज अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको याद नहीं रहने वाला है। ये वीडियो भी आपको बहुत फालतू लगेगा उस केस में, लेकिन प्लीज एक बार आप इसको विजुलाइज कीजिए, एक बार विजुलाइज कीजिएगा, ये आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक आ जाएगा। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 280। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है ये। आर्टिकल क्या है, ये आर्टिकल है फाइनेंस कमीशन के ऊपर में। फाइनेंस कमीशन, देखिए फाइनेंस कमीशन मेनली होता है जो फंड्स सेंटर से स्टेट को दिए जाते हैं, चाहे वो टैक्सेस आते हैं, जब कोई टैक्सेस आता है स्टेट से लेकिन फिर वापस उसको स्टेट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो कितना किस स्टेट को देना है, किस किस हिसाब से देना है, किस किस इंस्टॉलमेंट पे देना है, ये सभी का सभी जिम्मा फाइनेंस कमीशन का रहता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्लेस होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंस कमीशन का, जो आर्टिकल 280 के अंदर में आता है। अभी अपने को याद करना है कि आर्टिकल 280 ये फाइनेंस कमीशन है, कैसे याद कर सकते हैं। अभी 280, 2 से हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो एन है। 8 को अगर हम लोग देखते हैं तो वो स्मॉल जो जी होता है वो कुछ कुछ 8 की तरह देखने को लगता है, और जो जीरो है वो ओ की तरह देखने को लगता है। तो एनजीओ, 280 इज इक्वल टू एनजीओ। अभी अपने को एक वर्ड बनाना एनजीओ, तो एनजीओ खुद अपने आप में एक वर्ड है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ। तो अभी आपको अगर आपके घर के अगल बगल में कोई एनजीओ रह रहा है तो आप उसको इस तरह से विजुलाइज कर सकते हो। जैसे देखिए एक बहुत ही एक कॉमन सा एक एनजीओ है, फेमस है पूरे इंडिया में, गूंज जिसका नाम आता है, गूंज फाउंडेशन। तो मैंने यहां पर उसको एक एग्जांपल की तरह ले लिया। अगर आपको इसके अलावा कोई दूसरा एनजीओ आपके दिमाग में आता है, अगर आप इसको वर्ल्ड वाइड में लेना चाहते हैं तो केयर इंटरनेशनल करके भी एक बहुत ही अच्छा एक एनजीओ है। तो इस तरह से बहुत सारे एनजीओ है, आप उनको रिलेट कर सकते हो। मतलब आपको जस्ट ये विजुलाइज करना है कि आज से
जो गूंज एनजीओ है वो फाइनेंस कमीशन को चला रहा है, मतलब फाइनेंस कमीशन में अब उनके कोई भी लोग नहीं है। गूंज कमीशन को ये कह दिया, सॉरी गूंज फाउंडेशन को ये कह दिया गया है कि आज से आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है, आपके लोगों, आपके स्टाफों को, आपके स्टाफ्स को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का कार्यभार संभालें। मतलब जो भी काम आज से फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया किया करते थे वो सभी काम आप करेंगे। मतलब एक एनजीओ को कितनी बड़ी पावर दे दी गई है। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इसको विजुलाइज कीजिए एक बार कि एक एनजीओ को, एक सिंपल वो एक एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पूरा का पूरा फाइनेंस कमीशन का पावर दे दिया गया है कि आप जो करेंगे वही एक फाइनेंस कमीशन के तहत में वो पूरा पूरी हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन जब आप इसको विजुलाइज कर रहे हो तो ये आर्टिकल 280 आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा कि ये फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड था। आर्टिकल 280। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है आज का इस वीडियो का हमारा, वो है आर्टिकल 300 ए। अभी आर्टिकल 300 ए क्या कहता है? आर्टिकल 300 ए कहता है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी का भी राइट्स होता है, लोगों के पास प्रॉपर्टी खरीदने का, बेचने का सभी है, मतलब राइट्स है लोगों के पास में। तो इन चीजों को हम लोग याद कैसे कर सकते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी 300 ए में होता है। अभी 300 ए, 3 को अगर हम लोग थोड़ा सा टिल्ट करते हैं तो एम की तरह देखने को लगता है, 0 ओ की तरह देखने को लगता है, 0 भी ओ की तरह देखने को लगता है। मतलब 300 इज इक्वल टू हम लोग मान के चल रहे हैं कि एम ओ ओ, मुंह कुछ हो गया, आगे में ए आ रहा है तो ए बन गया, तो ये हो गया मुआ। मुआ, अभी देखिए मुआ जैसे ये वर्ड आप सुनते हैं ना तो आपके दिमाग में कुछ वर्ड बनता होगा, कुछ भी हो सकता है। किसी के दिमाग में मुआ की जगह वो मूव बना रहे हैं। तो मुआ जैसे ही मैं ये वर्ड सुनता हूं ना, मेरे दिमाग में एक मिठाई का फोटो आ जाता है। वेस्ट बंगाल में एक मिठाई मिलती है जो बहुत ही अच्छी मिठाई होती है, बहुत ही फेमस मिठाई है जिसको मुआ कहा जाता है। जिसका फोटो आप देख पा रहे हो कि एक एक बूढ़े से एक इंसान है जो रोड के पास में बैठ करके इस मिठाई को बेच रहे हैं। वो मुआ को बेच रहे हैं और जो भी बेचते हैं उसी से उनका घर चलता है, उनका पूरा का पूरा फैमिली चलता है। अभी आप ये विजुअलाइज करो कि वो जो बूढ़े से जो वृद्ध व्यक्ति जो बैठे हुए हैं वहां पर, वो मुआ बेच-बेच करके इतना पैसा कमा लिए हैं कि वो एक अच्छा खासा प्रॉपर्टी खड़ा कर लिए हैं। जो आप राइट साइड में देख पा रहे हो कि खूबसूरत सा एक बंगलो जो है, स्विमिंग पूल के साथ में है, गाड़ियां भी आगे पीछे लगाई कहीं पर हो, जरूर होगी। तो ये एक प्रॉपर्टी उन्होंने खरीद लिया। आप इस घर को विजुलाइज कीजिए, एक ऐसे लोग को विजुलाइज, एक ऐसे इंसान को विजुलाइज कीजिए जो रोड के पास में बैठे हुए हैं और सिंपली मुआ बेच बेच करके इतना पैसा कमा लिए हैं कि वो एक अच्छी खासी संपत्ति खड़ा कर चुके हैं। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि आर्टिकल 300 ए जो है वो संपत्ति से रिलेटेड है, राइट टू प्रॉपर्टी जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखा। आर्टिकल जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 11 और 12 का पार्ट था। अभी हम लोग आने वाले टाइम में बहुत सारे इसी तरह के आर्टिकल्स को देखेंगे और इनोवेटिव ट्रिक के द्वारा हम लोग उसको याद करने की कोशिश भी करेंगे। आप लोग घर में प्लीज इन सभी चीजों को एक बार विजुलाइज जरूर कीजिए। अगर आप विजुलाइज नहीं करो तो याद नहीं होगा। बॉस, मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद राहुल मुंशी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो आपको उसका टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।